आज हम इस वीडियो में एमकॉम फाइनल एबीएसटी के 5th पेपर एडवांस अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अंशों का वैल्यूएशन हम किस तरह से करते हैं, अंशों के मूल्यांकन से मीनिंग क्या है। एक्चुअल में अंशों के मूल्यांकन से आशय अंशों के एक उचित मूल्य को ज्ञात करने से है। किसी भी एक निश्चित तिथि को क्या मूल्य है अंशों का, इसी को हम अंशों का मूल्यांकन कहते हैं। अंशों का मूल्यांकन करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें अंशों की प्रकृति किस तरह की है, अंशधारकों के अधिकार किस तरह के हैं, कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, लाभार्जन क्षमता वर्तमान में कैसी है, भविष्य में कैसे होने वाली है, और विनियोजक क्या अपेक्षित करते हैं प्रतिफल के संबंध में। तो ये बहुत सारे घटक हैं जो कि अंशों के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। तो इन सब के ध्यान में रखते हुए ही अंशों का एक उचित मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसी को ही अंशों का मूल्यांकन कहते हैं। अंशों के मूल्यांकन की दो विधियां हैं। पहली है शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि और दूसरी है प्रत्याय प्रतिफल मूल्यांकन विधि। तो हम आज शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में प्रत्याय प्रतिफल मूल्यांकन विधि को डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि। तो जैसा इस मेथड का नाम है उसके आधार पर हम शेयर्स का वैल्यूएशन नेट एसेट्स के आधार पे करते हैं। यानी इसमें हम ये देखते हैं कि एक शेयर के पीछे कितनी एसेट्स हमारे पास में अवेलेबल है, उसी के आधार पर हम शेयर्स का मूल्यांकन करते हैं। इसको हम इसीलिए एसेट्स बैकिंग मेथड भी कहते हैं, इक्विटी मेथड भी कहा जाता है इस विधि को, या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या अंतर्निहित मूल्य विधि हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि संस्था की जो आंतरिक वित्तीय स्थिति है किसी कंपनी की, उसके आधार पर शेयर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम इक्विटी शेयर्स की वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस विधि में हमें शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेट एसेट्स कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, उसके लिए बैलेंस शीट में जो हमें एसेट्स दी हुई हैं तो हमें टोटल एसेट्स लेनी है। अब टोटल एसेट्स का मतलब यहाँ पे है कि जो इतनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, करंट एसेट्स हैं, उन सभी एसेट्स को हमें लेना है। यदि इनमें कोई फिक्टिशियस एसेट्स शामिल है तो उसे नहीं लेना है, या कोई लॉस वगैरह है P&L के तो वो भी हमें नहीं लेना है, केवल एसेट्स को ही लेना है। एसेट्स को भी यदि हमें रिवैल्यूएशन की वैल्यू दी हुई है तो वो वैल्यू हम लेंगे, और यदि वैल्यू हमें नहीं दी हुई है तो यहाँ पे हमें जो बुक वैल्यू होती है बैलेंस शीट में उसी को लेना है। तो इस तरह से नेट एसेट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो टोटल करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स लेनी है और उसमें से हमें माइनस करना है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, और उसके साथ में यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई क्लेम है तो वो भी। अब इसमें टोटल आउटसाइडर्स जो लायबिलिटीज है उससे यहाँ पे क्या मतलब है कि जो बाहर के व्यक्तियों के प्रति हमारे थर्ड पार्टीज के लिए जो लायबिलिटीज हैं उन सबको, जैसे कि डिबेंचर है, लोन वगैरह है, टैक्स के लिए प्रोविजन है, अनपेड या अनकॉल्ड डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, या फिर एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो ये सारी इस तरह की लायबिलिटीज को हमें इसमें से लेस करना है। तो टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को जब हम लेस कर देंगे तो ये हमारी नेट एसेट्स आ जाएगी। तो ये सबसे पहले हमें नेट एसेट मेथड में नेट एसेट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके आधार पे हम शेयर की पर शेयर की वैल्यू निकालेंगे। अब नेट एसेट्स निकालने का एक तरीका तो ये है, एक हम यदि
क्वेश्चन में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक वैकल्पिक तरीका भी है, उससे भी हम शुद्ध संपत्तियां नेट एसेट्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैकल्पिक तरीके में एक्चुअल में तरीका उसी पर ही बेस्ड है, लेकिन इसको हम कैलकुलेशन करने का इसमें पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर होता है, ये हम सब जानते हैं। तो उसी के आधार पर ये वैकल्पिक तरीका निकाला गया है कि जहां हम ऊपर वाले फार्मूले में टोटल करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी लेस कर रहे हैं, तो नेचुरली जब टोटल एसेट में से आउटसाइडर लायबिलिटीज लेस होंगी, तो जो लायबिलिटीज की बची हुई जो इक्विटी वाला हिस्सा है, शेयर होल्डर्स वाला हिस्सा, वो बचेगा। तो यदि हम वो जो बचा हुआ हिस्सा है उसी को डायरेक्ट ले लें, तो वो भी नेट एसेट्स ही कहलाएंगे एक तरह से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि हम वैकल्पिक तरीका अपनाते हैं, तो उसमें हमें नेट एसेट्स में क्या क्या लेना है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेने हैं, और यदि कोई संपत्तियों के मूल्यांकन से प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उनकी वैल्यू यदि बढ़ रही है, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा, तो वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लेना है। और हमें माइनस करना है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है तो उससे लॉस होगा, तो वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन उस डिफरेंस को लेंगे। यदि एसेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हुए हैं पिछले सालों के, तो वो भी हमें लेस करने होंगे। और यदि कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसको भी यहाँ हमें लेस करना होगा। फिक्टिशियस एसेट्स अपने आप में वैसे ही एसेट्स हैं जो कि केवल खर्चे हैं, और खर्चों का डेबिट बैलेंस होने की वजह से उसको हम वहाँ पे दिखाते हैं। तो इसमें एक तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ सकते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन आ सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स आ सकता है। तो ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स यदि हों तो उसको भी हम लेस कर देंगे। तो इस तरह से भी हम नेट एसेट्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेट एसेट्स का जब कैलकुलेशन हमने कर लिया, तो अब हम शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। शेयर्स की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो यदि केवल कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल इक्विटी अंश ही है किसी कंपनी के पास में, तो उसमें क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं और हम वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विटी की। यदि प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो वो हम नेक्स्ट अलग से करेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं इसमें कि यदि केवल इक्विटी अंश है तो उसमें क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है और उनमें हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो पहली परिस्थिति इसमें ये आती है कि जब सभी समता अंश समान अंकित मूल्य के हों और पूर्ण प्रदत्त हो, यानी एक ही कैटेगरी है हमारे पास या एक से ज्यादा कैटेगरी है, जितने भी अंश है वो सभी सेम नॉमिनल वैल्यू, अंकित मूल्य उनका सबका सेम है, यानी जैसे 100 रुपए तो सभी 100 रुपए के हैं और फुल्ली पेड अप। तो एक तरह से एक ही कैटेगरी हो गई हमारे पास में। तो इस स्थिति में वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए नेट एसेट्स तो हमें निकालनी ही पड़ेगी, जो कि ऊपर हमने किया। उस तरह से नेट एसेट्स निकाल लेंगे और फिर हम वैल्यू पर शेयर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट की, बताया आपको कि कैसे कैलकुलेट करनी है। तो नेट एसेट्स ले लेंगे जो कि अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है नेचुरली, क्योंकि दूसरे शेयर होल्डर तो है नहीं, हम केवल इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो नेट एसेट्स ले लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, जितनी संख्या में शेयरों से डिवाइड कर देंगे। तो एक शेयर के पीछे कितनी एसेट्स है, ये वैल्यू हमारी एसेट्स के आधार पर एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट कंडीशन में इस तरह से निकालेंगे। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं कि जब समता अंश समान अंकित मूल्य के हैं, फेस वैल्यू तो सबके समान है, सब 100 रुपए के हैं, परंतु उनके विभिन्न प्रदत्त मूल्य हैं, यानी कि उनकी पेड अप वैल्यू अलग अलग है। कोई शेयर 80 रुपए पेड अप है, कोई 50 रुपए पेड अप है। तो इस तरह से हो सकता है, यानी अभी तक पूरे 100 रुपए नहीं मांगे गए। तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए नेट एसेट्स तो जो लेनी है ही हमें, उस नेट एसेट्स में हम प्लस कर देंगे नोशनल कैश रिसीवेबल ऑन पार्टली पेड इक्विटी शेयर, यानी कि जो फुली पेड अप शेयर नहीं है, जैसे जो 80 रुपए है या 50 रुपए, तो उनपे जो बाकी पैसे हैं उनको हम नोशनल कैश रिसीवेबल मान लेंगे, यानी कि हम उसको एक काल्पनिक मान लेंगे,
कि हमने वो मंगा ली, ये मानते हुए कि यदि हम वो पूरे पैसे जो बचे हुए हैं, जैसे 80 रुपए पे पार्टली पेड अप है तो 20 रुपए बचे हुए हैं, तो यदि वो 20 रुपए भी हमने मंगा लिए तो नोशनल उसको हमें मानना है। ये मानते हुए वो हम नोशनल कैश रिसीवेबल नेट एसेट्स में जोड़ देंगे। उसके बाद जो टोटल आएगा उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। यानी हमने जो फुली पेड अप शेयर थे वो तो है ही फुली, जो पार्टली पेड अप थे उनको भी हमने फुली पेड अप मानते हुए उतना हिस्सा नेट एसेट्स में जोड़ दिया और एक शेयर की वैल्यू निकाल ली। अब जो ये शेयर की वैल्यू आई है, तो ऐसे शेयर जो फुली पेड अप है उनके लिए तो यही वैल्यू है। अब जो पार्टली पेड अप शेयर हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एक कैलकुलेशन और करना पड़ेगा कि हमने जितनी नॉशनल कॉल ऊपर जोड़ी है, पर शेयर पे कितनी नॉशनल कॉल है वो हम इस वैल्यू पर शेयर जो हमने निकाली है इसमें से घटा देंगे। जैसे मान लो हमारी वैल्यू पर शेयर हम मान लेते हैं कि 110 रुपए आई और हमारी जो नॉशनल कॉल थी वो 20 रुपए है, तो हम 110 रुपए में से माइनस कर देंगे 20 रुपए, तो वैल्यू कितनी हुई 90 रुपए। तो यानी जो पार्टली पेड अप शेयर थे 80 रुपए वाले उनकी वैल्यू हमारी आ गई 90 रुपए। तो इस तरह से पहले सब शेयर्स को बराबर मानते हुए फुली पेड अप मानते हुए हमने नॉशनल कैश रिसीवेबल जोड़ के नेट एसेट में वैल्यू पर शेयर निकाल ली, और फिर पार्टली पेड अप शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पर फुली पेड इक्विटी शेयर्स माइनस नोशनल कैश पर शेयर ऑन कंसर्न पार्टली पेड शेयर लेस कर देंगे। तो इस तरह से पार्टली पेड अप शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तीसरी परिस्थिति इसमें हो सकती है जब समता अंश विभिन्न अंकित मूल्य के हैं। फेस वैल्यू अभी तक तो दोनों ऊपर वाली परिस्थितियों में अंकित मूल्य सेम चल रहा था, अब तीसरी परिस्थिति ये आ रही है कि अंकित मूल्य भी अलग अलग हैं और वे सभी पूर्ण प्रदत्त हैं। अंकित मूल्य तो अलग अलग है लेकिन जितने भी अलग अलग फुली पेड अप है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि अलग अलग कैटेगरी होगी शेयर की, तो कैटेगरी वाइज उनकी हम देख लेंगे कि पेड अप कैपिटल कितनी है। तो जितनी तरह की अलग अलग पेड अप कैपिटल है उनका रेशो निकाल लेंगे, और जो नेट एसेट्स हमने निकाली है उस नेट एसेट्स को हम अलग अलग कैटेगरी के शेयर के रेशो में बांट देंगे। यानी शुद्ध संपत्तियों को अलग अलग कैटेगरी के जो शेयर्स हैं उनकी जो कैपिटल पेड अप है उस रेशो में शुद्ध संपत्तियों को बांट देंगे, और हर एक का हिस्सा हो जाएगा अपना अपना, और उनकी हर एक की अलग अलग वैल्यू नंबर ऑफ शेयर का भाग दे करके निकाल लेंगे। तो तीसरी परिस्थिति में हमें इस तरह से करना है। फोर्थ परिस्थिति और लास्ट परिस्थिति आती है कि जब समता अंश विभिन्न अंकित मूल्य वाले हों, अंकित मूल्य अलग अलग हैं तथा उनके प्रदत्त मूल्य भी भिन्न भिन्न हो। अंकित मूल्य भी अलग अलग है और उनके प्रदत्त मूल्य भी अलग अलग है। तो एक तरह से फोर्थ जो सिचुएशन है जो ऊपर हमने पॉइंट किए सेकंड और थर्ड, उन दोनों का मिश्रण यहाँ पे हो गया है। तो इसमें वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए भी हमें क्या करना है कि ऊपर वाले दोनों मेथड को ही लेना होगा, दोनों मेथड लगा करके हमें करना होगा। यानी कि हमें अनुपातिक रूप से भी बांटना होगा और नोशनल कॉल को जोड़ते हुए उसको फुली पेड अप मानते हुए कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पे फोर्थ सिचुएशन में हम सेकंड मेथड का तरीका भी लगाएंगे और थर्ड का भी लगाएंगे, दोनों यहाँ पे मिश्रित रूप से हमें लगाने पड़ेंगे तभी कैलकुलेट हो पाएगा। तो इस तरह से यदि केवल इक्विटी शेयर्स ही हैं हमारे पास में तो हमें इस तरह से शेयर्स का वैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि यदि प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो हमें शेयर्स का वैल्यूएशन नेट एसेट्स के आधार पे कैसे करना है।